गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमकॉम सेमेस्टर 1 आपकी एग्ज़ाम आज ख़त्म हुई होगी। अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स आपका लास्ट पेपर था। तो आज मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ वो बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपकी अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट तीनों क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यू सॉल्व करवाती हूँ, यानी कि उसके आंसर कौन से हैं, ताकि आप टैली कर पाएँ कि आपने जो लिखा है वो करेक्ट है या क्या है। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मैम आप सॉल्व करवा दो पूरा पेपर, तो पूरा पेपर मैं सॉल्व कराऊंगी, बट इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, क्योंकि अब एमकॉम सेमेस्टर 4 साथ में बीकॉम सेमेस्टर 6 एंड बीकॉम सेमेस्टर 4 की भी एग्ज़ाम आ रही है। तो आप चिल करिए, बस आज आप ये वीडियो देख लीजिए कि आपके क्वेश्चन कैसे हैं। जिन बच्चों ने भी इस चैनल पर वीडियोस देखे हैं अबाउट मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स और स्पेसिफिकली एमसीक्यूज़, तो आपके एमसीक्यूज़ में आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिनिमम 3 एमसीक्यूज़, मिनिमम 4 एमसीक्यूज़ जो हमने सॉल्व करे उसमें से आए हुए हैं, और साथ में क्वेश्चन तो है ही। ओके, और इवन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मैंने पेपर सॉल्व कराया था वो तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, जस्ट फिगर्स चेंज है। तो लेट्स सी, सबसे पहले मैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के एमसीक्यू सॉल्व करवाती हूँ और उसके एमसीक्यू फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। तो सेक्शन 2 में एमसीक्यू है, आपको कोई भी 5 लिखने हैं, और उसमें सबसे पहला एमसीक्यू है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ प्राइमरी इंफॉर्मेशन फॉर मार्केटिंग रिसर्च, और आपका आंसर होना चाहिए रिपोर्ट्स ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये बात कर रहे हैं कि कौन प्राइमरी सोर्स नहीं है इंफॉर्मेशन का, तो बाकी के तीनों प्राइमरी सोर्स हैं, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स में से जो रिपोर्ट आते हैं दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी इंफॉर्मेशन ऑफ सोर्सेज। सेकेंड है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच कैन नॉट बी अ कॉज फॉर प्रोडक्ट फेलर, प्रोडक्ट फेलर का रीज़न नहीं है, तो दैट इज़ प्राइस ऑफ शेयर्स। कंपनी के शेयर्स का और प्रोडक्ट के फेल होने का कोई लेना देना नहीं है। अर्ली कस्टमर्स ऑफ अडॉप्टेड न्यू प्रोडक्ट आर, नई प्रोडक्ट को अडॉप्ट करने वाले अर्ली कस्टमर को क्या कहते हैं, चेंज एजेंट। दूसरा और तीसरा दोनों ही मैंने आपको एमसीक्यू सॉल्व करवाए हैं पेपर्स में से। सम फैक्टर्स विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द फर्म बट क्रिएट स्पेसिफिक इफेक्ट्स आर कॉल्ड रिस्क। ये भी रिस्क वो फैक्टर्स हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं। Their idea of marketing strategy is related to limited resources. A, what helps in protecting brands, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये भी मैंने करवाया हुआ है। देन फ्रॉम अ कस्टमर्स व्यू पॉइंट, प्राइस कट कैन बी ड्यू टू, कस्टमर के हिसाब से अगर उसके प्रोडक्ट जो वो खरीदता है उसमें प्राइस कम हुए तो उसकी वजह क्या हो सकती है, तो फर्म्स फाइनेंशियल क्राइसिस, हम ये सोचते हैं कि फर्म थोड़ी प्रॉब्लम में होगी। रिप्लेसमेंट बाय न्यू मॉडल, अब नया मॉडल आ गया है तो पुराने मॉडल की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, शायद क्वालिटी कम करी होगी। ये तीनों ही वजह है, सो योर आंसर इज ऑल ऑफ द गिवन। देन व्हाट इज नॉइस इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी मैंने करवाया है। कम्युनिकेशन में नॉइस किसे कहते हैं, तो सबको, डिस्टर्बेंस, मिसअंडरस्टैंडिंग, इनकम्प्लीटनेस, ये सारे ही रीजंस हैं नॉइस के। 4A ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग इंक्लूड्स फॉलोइंग, 4A जो मैंने सिखाए हैं उसमें से कौन नहीं है, सो अकाउंटेबिलिटी नहीं है। देन when product is connected with each other the type of group of product is called product line, यानी जब प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं उस तरह की प्रोडक्ट्स को क्या कहते हैं, तो लाइन ऑफ प्रोडक्ट। तो इसका मतलब हमारे जो एमसीक्यू वो एक सीरीज बनती है, पर किस तरह की सीरीज बनती है, तो फर्स्ट इज सी, सेकेंड इज सी, पहले 2 सी, फिर थर्ड एंड फोर्थ बी, फिर फिफ्थ एंड सिक्स्थ ए, सेवन्थ एंड एट्थ डी, नाइन्थ एंड 10th ए। सो 2-2 के उसमें सीरीज बन रही हैं, वो मैंने सॉल्व किया, उसके बाद पता चला कि इस तरह से बन रहा हुआ है। सो दीज आर राइट आंसर्स, एंड इफ़ यू हैव डन लाइक दिस वे, अगर आपने इस तरह से लिखे हैं तो बिंगो 10 आउट ऑफ 10 इज योर्स मार्क्स। ओके, अगर गुजराती की बात करूँ तो गुजराती में બજારીય સંશોધન માટે નીચેનું પૈકી કયું પ્રાથમિક માહિતીનું પ્રાપ્તિ સ્થાન નથી, વેપારી મહામંડળના અહેવાલો। દેન સેકન્ડ ઇઝ નીચેનામાંથી કયું પેદાશ નિષ્ફળ જવાનું કારણ નથી, તો શેરની કિંમત। નવી પેદાશ સ્વીકારનાર શરૂઆતના ગ્રાહકોને પરિવર્તન એજન્ટ કહેવાય। કેટલાક પરિબળો કે જે પેઢીના અંકુશમાં હોતા નથી પરંતુ ચોક્કસ અસર પેદા કરે છે તેને શું કહેવાય, દેટ ઇઝ જોખમ। બજારીય વ્યૂહરચનાનો ખ્યાલ કોની સાથે સંકળાયેલો છે, તો મર્યાદિત સાધનો સાથે। દેન બ્રાન્ડના રક્ષણ માટે શું મદદરૂપ મળે, બૌદ્ધિક મિલકતના હકો। ગ્રાહકના દૃષ્ટિકોણથી કિંમત ઘટાડવાનું કારણ શું હોય છે, તો 3 હોય, પેઢીની નાણાકીય કટોકટી, જૂના મોડલના સ્થાને નવું, અને પેદાશની ગુણવત્તામાં ખામી। માહિતી સંચાર પ્રક્રિયામાં અવાજ એટલે શું, અવાજ કોને કહેવાય, તો
બધા જ 3 ખલેલ, ગેરસમજ અને અપૂર્ણતા. તો ઉપરના તમામ આમાં પણ આ જ આવે. આધુનિક માર્કેટિંગના 4Aમાં નીચેની પૈકી એકનો સમાવેશ થતો નથી. તો ઉત્તરદાયિત્વનો સમાવેશ નથી થતો. જ્યારે પેદાશો એકબીજા સાથે ગાઢ રીતે સંકળાયેલા હોય ત્યારે તેવી પેદાશના સમૂહને શું કહેવાય છે? પેદાશની હારમાળા. એટલે ખાસ કરીને એક વસ્તુ કહેવાની કે બેના પ્રમાણમાં આન્સર આવે છે. ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ ઇઝ સી, થર્ડ એન્ડ ફોર્થ ઇઝ બી, ફિફ્થ એન્ડ સિક્સ્થ એ, સેવન્થ એન્ડ એઇથ ડી અને 9th અને 10thમાં એ. આ રીતે આન્સર છે मार्केटिंग मैनेजमेंट में. सो आई होप यू गॉट योर आंसर्स. चेक कर लो कहाँ सही है कहाँ गलत है. सही है तो खुश हो जाओ, गलत है तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है. जो हम मेहनत करते हैं उसी हिसाब से हमें रिजल्ट मिलता है. तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप किसी और के ऊपर ब्लेम करें. जस्ट लिव इट. ओके, अब छोड़ दो. ओके, नाउ द क्वेश्चन भी मैंने आपको जो दिए हैं वही आए हैं. कुछ भी ऐसा नहीं आया कि अनयूजुअल आया हो. ओके, सो दिस इज़ योर मार्केटिंग मैनेजमेंट. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. एज आई टोल्ड यू, अ सुपर पेपर. अगर आपने 2 वीडियो सिर्फ मेरे देखे और उस हिसाब से काम किया, आउट ऑफ 50 यू विल गेट 40 मार्क्स. यस, आई एम डैम श्योर. ओके, कैसे? तो ये वाला जो क्वेश्चन है दैट इज़ अबाउट नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबल इंडेक्स के बेस पर आपको बताना है कि कौन सी मशीन सही है. ये इस तरह का मैं क्वेश्चन आपको करवा चुकी हूँ 10 मार्क्स का. उसके बाद ये वाला क्वेश्चन जहाँ पर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू वेट से इस तरह का क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुकी हूँ. देन नेक्स्ट इज फाइंड आउट ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लिवरेज. हाँ, यहाँ पर डबल करने के लिए VIT बोला है, हमने 0 वाला करा हुआ है. तो इस तरह का भी हम करवा चुके हैं. सो 10, 10, 10, 30 और MCQ 10 हैं और 1-1 मार्क्स का 1 है. लेकिन 10 MCQ बहुत आसान है बच्चों, सही में. और इसमें से 4 या 5 MCQs हमने जो पेपर सॉल्व किए हैं लास्ट ईयर के MCQs के, उसमें आ चुके हैं. तो लेट्स सी. देखो, द फॉर्मूला ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज EBIT अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100. आंसर में बिफोर टैक्स है, आफ्टर टैक्स है. अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होना चाहिए. तो मेरे हिसाब से आंसर आएगा नन ऑफ द अबोव. सेकेंड में है रिटेन अर्निंग इज़ अ फंड विदाउट कॉस्ट. अगर आपको याद हो तो FM के MCQ के वक्त मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि एक्चुअली प्रीमियम हम समझ सकते हैं इसका आंसर, पर आपको आपके सिलेबस के हिसाब से कॉस्ट ही लिखना है. दैट वी हैव डिस्कस दिस थिंग. तो रिटेन अर्निंग इज़ अ फंड विदाउट कॉस्ट. द ओनली फिजिबल पर्पज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. इसमें आई थिंक यही आएगा, यही है. हायर द डिस्काउंट रेट, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो लोअर. ये तीनों ही मैंने करवाए हुए हैं. फोर्थ, ये भी अगेन, द रिलेशन बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क इज इनवर्स. प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क का इनवर्स रिलेशनशिप है. करंट यील्ड इज इक्वल टू एनुअल इंटरेस्ट अपॉन प्राइस, बी. देन 7th, मिनिमम प्रपोर्शन ऑफ करंट असेट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल. यानी कि करंट असेट का मिनिमम जो प्रपोर्शन है वो हम जब अपने बिजनेस में रखते हैं उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं. दैट इज़ अ रेगुलर वर्किंग कैपिटल. जब हम डिसाइड करते हैं कि भाई दिस इज़ द मिनिमम प्रपोर्शन. ओके. नंबर 8 इज विच इज़ लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर मेकिंग एंड फाइनेंसिंग प्रपोज्ड कैपिटल आउटले. कैपिटल बजटिंग बहुत आसान है. आपको प्लानिंग करना है for the capital budget. A project costing 2 lakh having annual cash inflow 40,000 for 8 years. Its payback period is none of the above. I have calculated it twice कि ये इतना आसान सही में है. Yes, it's very simple. 2 lakh divided by 40,000. So ideally your answer is 5, but the 5 is not there. So none of the above. Then next is net income approach is presented by David Durand. And Walter's dividend model suggests 100% DP ratio when cost of equity less than the rate of return. And the last is the function of finance manager is all of the above. ये भी हमने सॉल्व किया हुआ है. प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस, नीड ऑफ फाइनेंस, एस्टिमेट करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनेंस. तो 1, देन 2, 3, 4, 5 MCQ वो है जो हम सॉल्व कर चुके हैं. ओके, सो दिस इज़ योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन इंग्लिश मीडियम. नाउ आई विल सॉल्व द MCQ इन गुजराती मीडियम. ફટાફટ મેં બતા દઉંગી. રોકાણ પર વળતરનું સૂત્ર એટલે કયું? તો ઉપરકમાંથી એક પણ નહીં. દેન નફાનું પુનઃરોકાણ એ કોના વગરનું ભંડોળ છે? પડતર. નાણાકીય સંચાલનનો એકમાત્ર શક્ય હેતુ સંપત્તિનું મહત્તમીકરણ. જેમ વટાવનો વધુ તેમ ભવિષ્યનું રોકડ પ્રવાહનું મૂલ્ય ઓછું. નફાકારકતા અને જોખમ વચ્ચે કેવો સંબંધ છે? ઉલટો. વર્તમાન વળતર એટલે વાર્ષિક વ્યાજ અપોન કિંમત. ચાલુ મિલકતોના લઘુત્તમ પ્રમાણને કઈ કાર્યશીલ મૂડી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? રેગ્યુલર.
એ સૂચિત મૂડી ખર્ચ અને ધિરાણ માટે લાંબા ગાળાનું આયોજન છે, એટલે કે મૂડી બજેટ. આમાં એક પણ નહીં, હમણાં જ મેં વાત કરી કે આપણે ડિવાઈડ કરીએ તો આન્સર 5 આવે, પણ એક પણ નહીં. ચોખ્ખી આવકનો અભિગમ કોના દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યો? ડેવિડ ડુરાન દ્વારા. વર્લ્ડનું ડિવિડન્ડ મોડલ શું કહે છે? 100% ડિવિડન્ડ પે આઉટ હોય તો કોસ્ટ ઓફ ઇક્વિટી ઇઝ લેસ દેન રેટ ઓફ રિટર્ન. અને નાણાકીય મેનેજર શું કાર્ય કરે છે? આ બધા જ પ્રાપ્તિ, જરૂરિયાત અને વહેંચણી. ओके, सो दिस इज़ योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट MCQ. आई होप आपके अच्छे गए होंगे पेपर, खास करके MCQ की बात करें तो. देन दिस इज़ योर अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स. आज का पेपर है. यस, फर्स्ट MCQ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 डील विथ अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ बोरोड लोन. अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दोनों एक बार देख लेने हैं. 2 MCQ आपके उसके अंदर. उसमें ये तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 तो EPS का है, वो तो क्या बोलूँ इसको, नींद में से भी उठा के पूछे तो आना चाहिए. ब्रेक इवन एनालिसिस इज अ टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. याद है आपको, रेशियो में इसका एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है. करंट रेशियो शोज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सिचुएशन. BBAA, फर्स्ट टू B, सेकेंड टू A. चलिए, देन इन्वेस्टमेंट परचेज बाय फाइनेंसिंग कंपनी इज रिकॉर्डेड एज विच एक्टिविटी इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट. इन्वेस्टिंग, सेम टू सेम MCQ है जो हमने सॉल्व किया. उसमें से आगे के 3 में से कौन सा आया हुआ है? तो एक ये आया हुआ है EPS वाला. ओके, बाकी 2 मुझे याद नहीं है कि हमने करे हैं कि नहीं, पर ये दोनों तो है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ नॉन मॉनेटरी आइटम विथ रेफरेंस टू इन्फ्लेशन अकाउंटिंग. किसको नॉन मॉनेटरी आइटम कहते हैं? क्लोजिंग स्टॉक को. मैंने इन्वेंटरी वर्ड यूज़ किया था जब आपको एक्सप्लेन किया था. ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग डेटा. ओके, C. देन एनवायरमेंटल क्लियरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल द न्यू प्रोजेक्ट्स. ये हमारा MCQ हमने सॉल्व किया हुआ है कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस किसको चाहिए? तो सिर्फ नए प्रोजेक्ट्स को चाहिए, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स. मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज मोस्ट प्रॉफिटेबल टू मैनेजर्स. ये बना ही उन लोगों के लिए. किन लोगों के लिए? मैनेजर्स के लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स, इसको थोड़ा क्वेश्चन मार्क है, ये मैं बताती हूँ क्यों. 11, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपेंड्स ऑन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग खुद से कुछ भी नहीं है, वो फाइनेंस और कॉस्ट से चलता है. ऑडिट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज कंपल्सरी फॉर नन ऑफ द अबो. इंडिया में अभी HR अकाउंटिंग का ऑडिट कंपलसरी नहीं है, इट्स अ वॉलंटरी. डिपेंड करता है कंपनी पर कि वो किस तरह से लेती है. अब बात करते हैं MCQ नंबर 10 की. विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स एंड टेक्निक्स आर नॉट यूज बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग. C और D नहीं आएगा, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये दोनों को यूज़ करती है, बजटरी कंट्रोल एंड मार्जिनल कॉस्टिंग को. बचा सर्विस कॉस्टिंग एंड प्रोपोर्शनेट कॉस्टिंग. तो मेरे हिसाब से सर्विस कॉस्टिंग आंसर आना चाहिए, बट आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ डाउट. बट अभी हाल फिलहाल मैं ये बोलती हूँ कि द आंसर मे बी सर्विस कॉस्टिंग, क्योंकि ये एक अलग टूल है जो आपको याद होगा. BCom सेमिस्टर 4 में है या 3 में है. ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एक चैप्टर आता था जिसके अंदर आप होटल, ट्रांसपोर्टेशन, उनका कॉस्ट काउंट करते थे जो सर्विस प्रोवाइड करती है. वो अलग एक सेक्टर ही ले लेता है. तो मेरे ख्याल से ये आंसर आना चाहिए, बट आज ही पेपर गया है तो आई डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम. तो मैं देखती हूँ एंड देन आई विल टेल यू. आपके पास कोई इसका आंसर हो या आपके पास कोई रीज़न हो तो प्लीज़ टेल मी. ओके, सो दिस इज़ योर आंसर. नाउ लेट्स सी इन गुजराती में હિસાબી ધોરણ 16 સેના વિશે છે. ધીસ ઇઝ ઉછીની લોનની પડતરના હિસાબો છે. શેરદીઠ કમાણી અંગેની ગણતરી માટે કયું હિસાબી ધોરણ છે? અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ 20. સમતુટ બિંદુ વિશ્લેષણની ટેકનિક એક શેની ટેકનિક છે? તો દેટ ઇઝ સંચાલકીય હિસાબી પદ્ધતિની. ચાલુ ગુણોત્તર દર્શાવે છે. ટૂંકા ગાળાની નાણાકીય પરિસ્થિતિ. નાણાકીય કંપની રોકડ પ્રવાહના પત્રકમાં કઈ પ્રવૃત્તિ તરીકે નોંધાય છે? એટલે કે નાણાં ખરીદેલ રોકાણો એ રોકાણોની પ્રવૃત્તિ તરીકે નોંધાય છે. ઇન્વેસ્ટિંગ, યસ, C. સો હિયર ઇટ ઇઝ ફર્સ્ટ હિસાબી ધોરણ 16 ઉછીની લોન, શેરદીઠ કમાણી એકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ 20, સમતુત બિંદુ સંચાલકીય, ચાલુ ગુણોત્તર, ટૂંકા ગાળાની નાણાકીય પરિસ્થિતિ, અને અહીંયા રોકાણ, કારણ કે રોકાણની પ્રવૃત્તિ રોકાણમાં. ઇટ્સ વેરી સિમ્પલ MCQ. એના પછી છઠ્ઠો છે ફુગાવાલક્ષી હિસાબી પદ્ધતિ અનુસંધાને નીચેનામાંથી કઈ વિગત બિન નાણાકીય ગણાય? આખર સ્ટોક. માનવ સંપત્તિના હિસાબો વિશેની પ્રક્રિયા છે માહિતીને ઓળખવી અને આપવી. પર્યાવરણ અંગેની મંજૂરી શેના માટે? બધી જ નવી યોજના. સંચાલકી હિસાબી પદ્ધતિ કયા પક્ષકારોને ફાયદાકારક છે? સંચાલકોને. મેનેજમેન્ટ અકાઉન્ટિંગમાં કઈ પદ્ધતિ અને ટેકનિકનો ઉપયોગ થતો નથી? તો મારા મતે આ છે, પણ ઇફ યુ હેવ એનીથિંગ એલ્સ પ્લીઝ ટેલ મી. કંઈક તમારી પાસે હોય આઈડિયા તો ટેલ મી. સંચાલકી હિસાબી પદ્ધતિ એટલે
શેના ઉપર આધાર રાખે છે? તો એ બંને પર આધાર રાખે છે, નાણાકીય અને પડતર. માનવ સંપત્તિના હિસાબોનું ઓડિટ માટે ફરજિયાત છે, કોઈના માટે ફરજિયાત નથી, બધા માટે મરજિયાત જ છે. ઓકે, ડન. સો ધીસ ઇઝ યોર MCQ સોલ્યુશન ઓફ અકાઉન્ટિંગ ફોર મેનેજર્સ. ક્વેશ્ચન્સ આર વેરી ઇઝી. અગેન આ બનાવવાનું છે તમારે. સોરી, હિયર યુ હેવ ટુ પ્રિપેર એવરેજ કલેક્શન પીરિયડ. તો અહીંયા હિયર યુ હેવ ટુ પ્રિપેર ડેટર્સ એન્ડ BR अकाउंट एंड हियर अ वेरी सिंपल कैश फ्लो स्टेटमेंट, वेरी सिंपल. तो ये बहुत ही जिसे बोल सकते हैं हम कि आपके लिए बहुत अच्छा हुआ है कि 50 मार्क्स का जनरल ऑप्शन का पेपर जिसने आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को बहुत आसान कर दिया है. यस, ओके. तो चलिए, आई थिंक होपफुली यू आर द लास्ट जनरेशन MCOM सेमिस्टर में जिनके पास ये जनरल ऑप्शन के पेपर का लहावा, क्या बोलते हैं, लहावो है. सो आई होप यू एन्जॉयड इट. चलिए, पेपर ख़त्म हुए, मज़े करिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेमिस्टर में.